Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing well. Welcome back to my channel, Medutainment, and today in this video, we are going to talk about the deep brain stimulation. Yes, you heard it right, or we can say DBS approach, which is used in many conditions like Parkinsonism and many more psychiatric conditions we will discuss later on in this video. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. I have recently uploaded many of the videos on various topics for you guys to explore, and for that do visit to my channel page. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना. देन ओनली योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एब्सोल्युटली. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज पार्किंसोनिज्म इज कंसर्न. तो पार्किंसोनिज्म में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है, जो कि हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं और इसकी टेक्निक क्या होती है पूरी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्किप किए बिना देखना पूरा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग दिस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पहले जानते हैं कि क्या होता है. It is a neurosurgical approach which involves the implantation of the electrodes into the specific areas of the brain. यानी कि ये एक न्यूरोसर्जिकल अप्रोच है जो कि हम यूज़ करते हैं इन केसेस लाइक एडवांस पार्किंसोनिज्म. जब पार्किंसोनिज्म का स्टेज बहुत एडवांस हो जाता है और हमको उधर बहुत सारे ट्रेमर्स या फिर और कोई कंडीशंस देखने को मिलती है, तब जाके हम इसको यूज़ करते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. बिकॉज ये एक मेजर ब्रेन सर्जरी है, तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे. तो इसीलिए इसको इनिशियल स्टेजेस में यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में या एडवांस स्टेज में यूज़ किया जाता है, विच इज़ द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एज एन मैनेजमेंट अप्रोच के तौर पे. ठीक है. तो ये न्यूरोसर्जिकल अप्रोच इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ जो है इलेक्ट्रोड्स वगैरह या फिर हम जो इम्पल्स जनरेटर होता है उसको यूज़ किया जाता है और उसको पूरा जो है इस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है कि वो हमारे जो है इम्पल्स जनरेट करे. तो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस. An impulse generator, similar to a pacemaker, is implanted in the subclavicular area, and a thin wire goes under the skin to connect to the brain electrodes. तो अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे एक इम्पल्स जनरेटर होता है और जो कि पेसमेकर जैसा ही होता है, सिमिलर बैटरी ड्रिवन होता है, और उससे जो है एक लीड जाती है पूरी, और उस लीड से एक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है. ठीक है. और तो क्या होता है कि वो जो हमारा हमने बोला इम्पल्स जनरेटर, तो इम्पल्स जनरेटर से इम्पल्सेस जो है वो लीड के थ्रू ट्रैवल करते हुए इलेक्ट्रोड तक जाती है जो कि ब्रेन में हमने फिट किया है. ओके. तो वो इलेक्ट्रोड्स जो है उस तरीके से उधर इम्पल्स जनरेट करते हैं स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन में, जो कि हम अभी देखेंगे शॉर्टली. तो इस तरीके से इम्पल्स जनरेट होती है और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, जो कि एरियाज को हमने जो पढ़ा था डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का मतलब कि हम स्टिमुलेट कर रहे हैं डीपर एरियाज ऑफ द ब्रेन. ओके. So these electrical impulses sent to your brain may reduce the symptoms of Parkinson's disease. तो जो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गई, एक्सट्रीम्स ऑफ ट्रेमर्स हो गए, तो ऐसी कोई कंडीशन या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो गए, तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन जो होती है उसको कहीं ना कहीं रिलीव कर सकता है हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. बट इसके जो पेशेंट्स होते हैं बहुत सिलेक्टेड होते हैं और सबको नहीं दे सकते. तो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कैसे वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हमको प्लेसमेंट करते हैं. लेट्स सी. सो हियर इज द डायग्राम ब्यूटीफुली ड्रॉन शोइंग द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ऑल द प्लेसमेंट्स एंड ऑल. तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व है. तो पहला जो अभी हम बोल रहे थे इम्पल्स या फिर पल्स जनरेटर, जो कि एक न्यूरो स्टिमुलेटर है. ओके. तो ये हम जो है ये दिख रहा है हमको एक पल्स जनरेटर, जो कि क्लैविकल जो होती है, इधर क्लैविकल होती है. ओके. ऐसे क्लैविकल होती है, तो क्लैविकल के जस्ट बिहाइंड और थोड़ा सा डाउन, ओके, वहाँ पे इस पल्स जनरेटर को प्लेस किया जाता है. जैसे हमने बोला था ना सब क्लैविकुलर एरिया, तो उधर इसको प्लेस किया जाता है. इस तरीके से क्लैविकल होती है और उसके जस्ट नीचे और थोड़ा सा बिहाइंड हम जो है इस पल्स जनरेटर को प्लेस करते हैं. फिर उससे एक एक्सटेंशन वायर निकलता है पूरा, इस तरीके से ये एक्सटेंशन वायर निकल रहा है अंडर द स्किन.
अंडर द स्किन पूरा निकलता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, गोज अंडर द स्किन। तो वो एक्सटेंशन वायर गोज अंडर द स्किन, वो जाता है और फिर वो डायरेक्टली जो है वो एक लीड से कनेक्ट होता है, और वो लीड जो है वो फाइनली इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है जो कि ब्रेन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन है। ओके, और ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। उससे हमारे लीड लगा हुआ है, उससे हमारा ये जो है पूरा है एक्सटेंशन वायर है, और अल्टीमेटली इधर हमारा पल्स जनरेटर है। तो ये इस तरीके से पूरा डिपिक्ट हो रहा है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है और वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं। जो कि पल्स जनरेटर, सब क्लैविकुलर एरिया, फिर उससे एक्सटेंशन वायर निकला, फिर वो अल्टीमेटली लीड से कनेक्ट हुआ, और लीड जो है इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हुआ जो कि हमारे एक स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन में लगाते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है वो सर्किट कंप्लीट होता है, और इस तरीके से पूरा जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पेशेंट को दिया जाता है, और ये होती है न्यूरोसर्जिकल अप्रोच। तो देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। सो लेट्स सी मोर अबाउट डीबीएस अप्रोच। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ब्रेन इलेक्ट्रोड्स के जो प्लेसमेंट होते हैं वो अलग अलग एरियाज में होते हैं, पर दो स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ब्रेन इलेक्ट्रोड्स, उसको प्लेसमेंट जो है उसमें दो स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं। तो एक तो है हमारा सब थैलेमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, और एक हमारा है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। तो ये दोनों ही जो एरियाज है वो हमारे बेसल गैंग्लिया के पार्ट है। यूजुअली हमारे बेसल गैंग्लिया में 6 एरियाज इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस है, प्यूटामेन है, ग्लोबस पैलिडस, उसमें दो पार्ट्स इंटरनस और एक्सटर्नस, फिर हमारा रहता है थैलेमस, फिर थैलेमस के अलावा सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो इधर दिख रहा है हमको, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, और इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो इस तरीके से जो है वो 6 पार्ट्स जो होते हैं हमारे बेसल गैंग्लिया के, जिसमें ये भी इंक्लूडेड होते हैं। तो सब थैलेमिक न्यूक्लिया हालांकि और भी हाइपोथैलेमस वगैरह के कनेक्शन में भी होता है, बट मेनली हम इसको बेसल गैंग्लिया में इंक्लूड करते हैं। ओके, जो कि हमारे अलग अलग फंक्शन से कंसर्न होता है। तो बेसल गैंग्लिया हमको वैसे भी पता है कि वो जनरली मूवमेंट से कंसर्न होता है, राइट, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, वो सब चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन, मोटर मूवमेंट्स को स्टार्ट करना, अनवांटेड मूवमेंट्स को स्टॉप करना, ठीक है, या फिर कोई भी मोटर मूवमेंट को मॉड्यूलेट करना। तो उसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता है। ओके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथवे में, जो कि हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसल गैंग्लिया। तो ये हमारा जो है इसका इनके फंक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। तो ये जो दोनों एरियाज हैं इनको सिलेक्ट किया जाता है एज द एरिया फॉर द ब्रेन इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट, ठीक है। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस में प्लेस करने का मेन ये रहता है कि मेडिकेशन रिडक्शन, है ना, इनका एम ये रहता है कि मेडिकेशन रिडक्शन हो। हमको ये पता है कि हम लोग जो है पार्किंसोनिज्म में लेविडोपा प्लस कार्बिडोपा और बहुत सारे जो है वो एंटीकोलिनर्जिक्स और COMT इनिबिटर्स, माओबी इनिबिटर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेडिकेशंस देते हैं। तो उनका जो है वो थोड़ा सा रिडक्शन हो, मेडिकेशन इतना ना लेना पड़े वो चीज़ें, इसलिए हम लोग सब थैलेमिक न्यूक्लियस पे जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। और अगर हमको मेनली अगर चाहिए कि डिस्काइनेसियास, जो बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, है ना, एंड जैसे कोरिया होता है, अथेटोसिस होता है, कोरियोथेटोसिस होता है, हेमीबेलिस्मस होता है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर्स में आते हैं एक तरह से। तो अगर कोई डिस्काइनेसियाज है, कॉग्निटिव रिलेटेड है, या फिर बिहेवियरल कंसर्न्स है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे प्लेस किया जाता है हमारा ब्रेन का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब कंसर्न अगर है, तो उसमें ग्लोबस पैलिडस इंटरनस हम लोग चूज़ करेंगे। एंड इफ इट इज़ मेडिकेशन रिलेटेड अगर वो हमको चाहिए तो वी विल सेलेक्ट दी सब थैलेमिक न्यूक्लियस। तो ये कुछ प्रोबेबल रीजंस होते हैं वाई वी चूज दिस एरियाज, दैट इज टू से द सब थैलेमिक एंड द न्यूक्लियस एंड द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। तो ये दो एरियाज है जो कि ब्रेन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अगला जो हमारा पॉइंट है इसके रिलेटेड, तो इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रीट मूवमेंट डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस डिजीज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पार्किंसंस इज अ मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर एक तरह से, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, बेसल गैंग्लिया, स्पेसिफिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा, पर और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है, ओवरऑल हमारा बेसल गैंग्लिया, राइट। तो मूवमेंट रिलेटेड तो है पार्किंसंस, राइट, उसमें बहुत सारे ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए इसने बोला है कि प्राइमरीली यूज टू ट्रीट मूवमेंट डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसोनिज्म डिजीज। ओके, अब मैंने ये बोला था कि जो हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है उसको खाली पार्किंसंस में यूज़ नहीं करते, उसको और भी जगह पे यूज़ करते हैं। और वो और जगह क्या है, क्या क्या है, और एरियाज, जैसे कि हमारा इट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर यूज इन ट्रीटिंग
द एपिलेप्सिक कंडीशंस एंड द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो हमारा जो है एपिलेप्सी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, या फिर कोई और क्रॉनिक पेन है, या उन कंडीशंस में भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पार्किंसनिज्म के अलावा कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस भी होती है जिनमें इसका यूज़ होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का। सो इन अ नटशेल इसको जो है कंडीशंस में यूज़ करते हैं, लाइक पार्किंसनिज्म, हमारा एपिलेप्टिक कंडीशंस, ओसीडीज यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्रॉनिक पेन एंड कभी कभी डिप्रेशन में भी। तो इन सब कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है हमारे डीबीएस को। बट इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, हम बहुत रेयर कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब मैंने बोला था कि हमारा जो डीबीएस होता है वो एक मेजर ब्रेन सर्जरी है, उसकी वजह से उसके साथ कुछ सर्जिकल रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, लाइक इंट्रासेरिब्रल हेमरेज एंड इन्फेक्शन। डेफिनेटली अगर मेजर ब्रेन सर्जरी है तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और कुछ कंसर्न्स भी इसके साथ रहेंगे, रिस्क रहेंगे। तो वही इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, और इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो रिस्क है सर्जरी में, बट ये होता है कि अगर करवाना है तो रिस्क एसोसिएटेड डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ मेजर ब्रेन सर्जरी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिकल प्रॉब्लम्स विद द डिवाइस। तो डेफिनेटली एक डिवाइस है, जैसे कि पेसमेकर भी होता है हार्ट का, तो उसकी भी शेल्फ लाइफ होती है कि वो इतना टाइम तक चलेगा, उसकी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी कुछ ईयर्स में। वैसे इधर सेम प्रॉब्लम इधर भी होती है। अब इसमें वायर्स हैं, इसमें हमने देखा था एक्सटेंशन वायर है, लीड है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पल्स जनरेटर है हमारा। तो अगर ऐसा हुआ कि जनरेटर माल फंक्शन हो गया, कि जनरेटर ने ही इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दिया किसी भी एक्स वाई जेड कारण की वजह से, जनरेटर माल फंक्शंस जो है वो हमको देखने को मिले। इसके अलावा लीड ब्रेक हो गई, तो जो एक्सटेंशन वायर है उससे जो लीड कनेक्टेड है अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रोड से, तो लीड में ब्रेक आ गया कुछ, ठीक है, ये एक्सटेंशन वायर ही कहीं से ब्रेक हो गया। तो ऐसे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो कोई मैकेनिकल इशू अगर प्रॉब्लम आ गई विद द डिवाइस, लीड ब्रेक के, जनरेटर माल फंक्शन या ऐसा कुछ, तो वो कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज वो इम्प्लांटेड है हमारे स्किन के अंडर। तो उसको वापस फिर सर्जिकली ऑपरेट करके वापस जो है करना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और सर्जिकली बहुत रिस्क एसोसिएटेड है, और रिस्क तो अलग है और उसके साथ साथ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। तो वो सब हमको ध्यान रखते हुए ही हमको सर्जिकल ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो आई होप अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए थोड़े और पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के देख लेते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डीबीएस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डीबीएस इज मोस्ट ऑफन ऑफर्ड टू पीपल विद एडवांस पार्किंसोनिज्म डिजीज हु हैव अनस्टेबल मेडिकेशन या लिविडोपा रिस्पॉन्सेस। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो कहीं ना कहीं एडवांस पार्किंसोनिज्म स्टेज में ही दिया जाता है और हर किसी को नहीं देते हैं। ओके, तो डीबीएस बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि इनिशियल प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये एक मैंने बता दिया था। और डीबीएस जो है वो डीबीएस को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हमको बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये है कि स्टेबलाइजेस मेडिकेशन फ्लक्चुएशन, इसके अलावा रिड्यूस और हाल्ट इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स। जो डिस्काइनेसियाज होते हैं ना, इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उनको ये रिड्यूस करता है कुछ हद तक। जो मेडिकेशन फ्लक्चुएशन होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा जो ट्रेमर्स हैं वो ट्रेमर्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, रिजिडिटी को रिड्यूस करेगा, और हमारे मूवमेंट्स को भी कुछ हद तक जो है इम्प्रूव करेगा। इसमें कंप्लीट कुछ नहीं बोला है, इसने बोला है कि हर चीज़ रिड्यूस होगी या फिर कुछ हद तक इम्प्रूव होगी। कंप्लीट 100% इसने नहीं बोला है। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो डीबीएस मेडिकेशन फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करता है, या फिर कोई डिस्काइनेसियस वगैरह है उसको रिड्यूस करता है, ट्रेमर्स वगैरह है उसको रिड्यूस करेगा, इसके अलावा रिजिडिटी को रिड्यूस करेगा, और हमारे ओवरऑल मूवमेंट्स अगर कुछ हैं अफेक्टेड तो उसको भी कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकता है, जो इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स या फिर जो भी रहता है। तो ये डीबीएस कर सकता है। बट द डीबीएस कांट ट्रीट द डिमेंशिया लाइक प्रॉब्लम्स। जो डिमेंशिया होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जिसमें हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है, या फिर हमारा जो एक थॉट को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है, या फिर कुछ मेमोरी रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, वो हम डिमेंशिया में दिखते हैं, जो कि वेरी वेल कंसर्न विद अल्जाइमर्स होता है। और अल्जाइमर्स भी कहीं ना कहीं पार्किंसन से लिंक्ड है। ओके, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो अगर डिमेंशिया के कुछ सिम्टम्स अगर प्रॉब्लम्स हैं तो डिमेंशिया को डीबीएस जो है वो ट्रीट नहीं कर सकता है। तो जो हमारा डिमेंशिया है वो कहीं ना कहीं अल्जाइमर डिजीज के साथ लिंक्ड होता है, और अल्जाइमर्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे पार्किंसन से लिंक्ड होती है। सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। तो डिमेंशिया अगर है, या डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है,
तो डेफिनेटली हमारा डीबीएस उसको जो है डिमेंशिया को ट्रीट नहीं कर सकता है। तो वो क्लियरली उन्होंने स्टेट कर दिया है कि ये अप्रोच इज़ नॉट मेंट फॉर द डिमेंशिया लाइक कंडीशन या डिमेंशिया, सॉरी। जैसे कि हमने अभी बात किया था डीबीएस के बारे में कि उसके सर्जिकल रिस्क क्या होते हैं, या फिर जो भी हमने वो डिस्कस किया था, तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे उसके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डीबीएस। जैसे मैंने बोला था कि डीबीएस एक मेजर ब्रेन सर्जरी है, तो डेफिनेटली इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं फॉर दिस सर्जरी। तो इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं हम। पहला कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो है डिसआर्थरिया, जो कि एक स्पीच रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो स्पीच रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलेगा, जो मसल्स रहती है बल्बार मसल्स और ये सब, तो इनका कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड आर्टिकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसआर्थरिया है, हो सकता है सर्जरी के दौरान कोई नर्व जो है या फिर कोई ऐसा ब्रेन का एरिया जो इससे कंसर्न है वो हमारा इन्वॉल्व हो जाए, डिसआर्थरिया। तो डिसआर्थरिया, इट विल रिजल्ट इनटू डिसआर्थरिया। अगला है विजुअल फील्ड डिफेक्ट, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, अगर कोई न्यूरॉन या एरिया अफेक्ट हो गया तो डेफिनेटली विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमको। इसके अलावा है कन्फ्यूजन, हेडेक एंड डिप्रेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस डीबीएस के ये हैं। हालांकि ऐसा बहुत 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 कम स्टडीज़ में ऐसा क्लेम किया गया है कि डीबीएस डिप्रेशन को भी ट्रीट करता है, बट वो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी आ सकता है अगर सर्जरी के दौरान ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो गए। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि हमको ये सारी चीज़ें एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। ऑल्दो हमने डिप्रेशन तो ट्रीटमेंट में डिस्कस किया था, बट फिर भी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी हो सकता है डीबीएस के केस में। तो वो है तो कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारे डीबीएस के वो क्या क्या हैं? डिसआर्थरिया, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, कन्फ्यूजन, हेडेक एंड डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो डीबीएस के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हो सकती है। तो एट द एंड हमने डीबीएस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करी कि डीबीएस जो है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है, उसको कौन सी कंडीशंस में यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि पार्किंसंस या फिर कोई अदर साइकेट्रिक कंडीशंस। और हमने ये देखा कि उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे वो इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट होता है या फिर कहाँ से वो जाता है ना, ठीक है, वायर्स या फिर जो भी इम्पल्स जनरेटर, वो सब देखा हमने, वो कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। हमने रिस्क फैक्टर्स देखे जो एसोसिएटेड है विद दिस डीबीएस, जो रिस्क फैक्टर्स हैं एसोसिएटेड। हमने फिर कॉम्प्लिकेशंस भी देखे सारे, कि उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, और डीबीएस क्या क्या हेल्पफुल है, क्या कम करता है, क्या इंप्रूव करता है, वो भी देखा। और हमने इसके बारे में कुछ और फंक्शंस या फिर और जो इसके पॉइंट्स हैं डीबीएस के बारे में, वो इन टोटल डिस्कस किया है। तो हमने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती है वो ट्राई किए कवर करने की। आई होप मैं आपको जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक समझाई है वो क्लियर हो गई होगी, और जो भी चीज़ें थी इसके रिलेटेड मैंने सब इनकलकेट करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के ऊपर जो डिस्कशन था वो पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। I hope you're cleared with all your queries regarding this topic, which is the deep brain stimulation or DBS approach. And if it is so, then do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube. So go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. Feel free to drop down the comments regarding your experience with this topic, this video, and do write your suggestions for the upcoming videos. आने वाले वीडियोस के लिए क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या सजेशंस है आपके, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। So I will try to make video on that also. So until next time, keep learning, keep exploring, and take care. This is Ashutosh here, signing off.